बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये खबर यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल किया गया है जिसमें ये सदा की गई है कि उनको रिमूव किया जाए। आपको याद दिलाते चलें कि ये वही जज हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, जिन्होंने एक गैर आइनी गैर कानूनी कमीशन बनाया था जिसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ तौहीन के जो मुल्ज़मान हैं उनको होना था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत लहदा हुई थी। अब ये इशू दोबारा से ज़िंदा हुआ है। इस बार सोशल मीडिया पे एक नई बहस खुली है। बहुत से लोग हैं ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग के जो उनका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से वकला भी हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब इस तरह की सूरत हाल डेवलप होती है तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हमेशा हम कट थ्रू करें इस मिथ, इस मिस्ट और फॉग से, और आपको जो बेस्ट क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है वो लेके दें। इसी सिलसिले में हमने दावत दी है आज, जहमत दी है हमने आज जनाब अली चंगेज़ी संधू साहब को। वाई हिम? वेल, बिकॉज ही इज़ द मैन जिन्होंने ये रेफरेंस फाइल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका अली चंगेज़ी संधू साहब के आज आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सर। राइट, लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। अगर आप हमें एक समरी बता सके कि जो आपने रेफरेंस फाइल किया है उसका एक हमें खुलासा बता दें, तो फिर वहाँ से आगे कन्वर्सेशन को इंशाल्लाह हम बिल्ड करेंगे। मैं इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि एफआईए ने तकरीबन 400 से ज़ायद पूरे पाकिस्तान से पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी के मुल्ज़मान को अरेस्ट किया, जिनके ऊपर सवेर चार्जेस हैं कि उन्होंने जो नबी पाक हैं, अहले बैत हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, या दूसरे रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके जो नाम थे वो अपने सेक्सुअल पार्ट्स के ऊपर लिखे, इंटरकोर्स किया, उसके बाद जाए नमाज के ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उधर डिस्चार्ज हुए। एफआईए ने या एनसीसीआईए ने वो जाए नमाज भी रिकवर की और डीएनए के लिए वो चीज़ें रवाना कर दी गई हैं। उसके बाद 40 से ज़ायद तौबा नौज़बिल्ला कुरान पाक रिकवर किए गए मुल्ज़मान से। ये एफआईए की या एनसीसीआईए की तहवील में अभी भी मौजूद हैं। कुछ की डीएनए की रिपोर्ट्स आ गई हैं जो कि पॉजिटिव हैं। ये सारा था कॉन्टेक्स्ट। अब एनसीएचआर की एक रिपोर्ट आती है, उससे पहले स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट आती है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट को उसका खुद ही डीआईजी लाहौर हाई कोर्ट में उस रिपोर्ट की, जो कि सोर्स बेस्ड है, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड नहीं है, उसकी अथेंटिसिटी, उस रिपोर्ट के कंटेंट्स की अथेंटिसिटी से और उसकी वेरिफिकेशन से वो इनकार कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद एनसीएचआर ने भी एक ऑर्डर पास किया कि हमने जेलों में विज़िट किया, जो मुल्ज़मान थे पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी के, उनसे मिले, उनकी स्टेटमेंट्स उन्होंने अदालत में प्रोड्यूस की। उसके बाद सरदार एजाज इसहाक खान साहब के पास एक पिटीशन मूव की गई अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आर्टिकल 199, और उसमें इस्तदा की गई कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए इन केसेस के ऊपर, क्योंकि इनमें कोई ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग का एलिमेंट मौजूद है कि वो इन लोगों को ट्रैप कर रहा है और एक्सटॉर्ट कर रहा है, और विद द नेक्सस ऑफ एफआईए। जी, इन शॉर्ट, सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने वो प्रोसीडिंग लाइव चली, पूरी दुनिया ने ड्रामा देखा कि किस तरह हमें ह्यूमिलेट किया गया और हमारे लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, किस तरह अदालतों से या अदालत से हमें धुतकार के निकाला गया। वो इस रेफरेंस में वो सारा कुछ लिखा है, वो मैं आपसे उस पर डिस्कस करते हैं। सरदार एजाज इसहाक खान साहब का जो फैसला था, दैट वाज सस्पेंडेड बाय डीबी इन आईसीए। हमने आईसीए फाइल की, उसमें डीबी ने बड़ा अच्छा और खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि सरदार एजाज इसहाक खान साहब का रनिंग ट्रायल्स के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऑर्डर वो ऐसे ही है जैसे वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अल्टरनेट रेमेडीज़ मौजूद हैं, आपने वो अवेल नहीं की। लेकिन आपने, मुझे नहीं पता वो समात के लिए कैसे मुकर्रर हुई, वो पिटीशन कैसे उसकी जुरिस्डिक्शन बनी, समात के लिए मुकर्रर भी हुई और हमें ह्यूमिलेट भी किया गया और बाद में उसका फैसला भी आ गया। ये थोड़ा सा ऑडियंस के लिए अगर आप क्लियर कर दें कि जो रनिंग केसेस अंडर ट्रायल हैं उनके ऊपर कमीशन बनाना बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान के कानून में क्या जायज़ नहीं है? जज साहब के ऑर्डर के अंदर मेंशन किया गया है रिट ऑफ मैंडामस को। रिट ऑफ मैंडामस देखना पड़ेगा उसका स्कोप क्या है। रिट ऑफ मैंडामस का स्कोप ये है कि जब ऑनरेबल कोर्ट को ये महसूस हो और सेटिस्फाई हो कि कोई अल्टरनेट रेमेडी पिटिशनर्स के पास मौजूद नहीं है, लिहाजा अल्टरनेट रेमेडी मौजूद नहीं है, अल्टीमेट रेमेडी यही अदालत है जी, और यही पिटीशन है।
फिर उसको मेंटेन किया जा सकता है, फिर उसको एंटरटेन किया जा सकता है। और ये रिक्वायरमेंट भी है ये रिट ऑफ मैंडमस की रिक्वायरमेंट है जी, कि जी। अल्टरनेट रेमेडी का ना होना जी, फिर ये रिट ऑफ मैंडमस में ठीक, फॉल करेगा, जज सही। साहब ने कहा भी है। ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन जो ब्लास्फेमी के मुल्जमान थे उनके पास तो बहुत ज़्यादा उनको लॉ अपॉर्चुनिटीज़ देता है, उनके जी। पास 265 के की एप्लीकेशन देने की रेमेडी मौजूद है। इवन के अगर ट्रायल कमेंस नहीं हुआ, अगर ट्रायल स्टार्ट नहीं भी हुआ, अगर उनके पास कोई ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जिसमें उनको महसूस हो कि हमें ट्रैप किया गया है, हमें एक्सटॉर्शन उसमें की गई है, या नेक्सस है किसी FIA का, NCCI का, या किसी और अदारे का मुद्दयान के साथ, तो आप तमाम तर एविडेंस कोर्ट के सामने बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल वो रख सकते हैं, ठीक। जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकें, और सेटिस्फेक्शन सर फैक्ट बेस्ड होती है, बिल्कुल। वो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद होती हैं, वो ब्लैकमेलिंग के ऊपर बेस नहीं करती, वो सोर्स बेस्ड रिपोर्ट्स के ऊपर वो मुनहसर नहीं होती। सही। इस वजह से इनकी एप्लीकेशंस आज तक खारिज हुई हैं। और ऑडियंस की सहूलत के लिए दोबारा 265 के इस 265 के अक्यूटल की एप्लीकेशन है कि मुल्ज़म के पास ये राइट होता है कि वो मुतलका जज को एप्लीकेशन दे सकता है कि जनाब ये मैंने जुर्म नहीं किया, जी। ये मेरे पास सबूत मौजूद हैं, लिहाजा मुझे एक्यूट किया जाए। यानी इन केसेस में हम ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली अगर किसी मुल्ज़िम के खिलाफ मिसाल के तौर पे एक फोरेंसिक रिपोर्ट दी गई है और उसके पास राइट है कि उसको चैलेंज करके उसको झूठा साबित कर दे, तो वो 265 अवेल कर सकता है इस बेस पे कि अब ऐसा एविडेंस आ गया है जो मेरी रिहाई को इनेबल करता है, ये वो कर सकता है। राजा साहब आपने तो बहुत लंबी बात कर दी। मैं मशवरा देता हूँ ब्लास्फेमर्स के वकला साहबान को कि अगर आपके पास जो आपने अलेज किया ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है और वन टाइम स्क्रीनशॉट शेयरिंग का आप राग अलाप रहे हैं और आवाम को आपने पागल बनाया हुआ है एक नैरेटिव के पीछे, अगर आपके पास ये चीज़ मौजूद है कि आपको मुद्दई ने रिलीजियस पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी का आपको कोई इमेज भेजी, स्क्रीनशॉट आपने लिया उसके कहने पे और आपने फिर उसको वापस भेज दिया और आपने उसको पैसे नहीं दिए और आपके खिलाफ मुकदमे का इंदराज हो गया है, ठीक है, 2-3 पेजेस की आप ये एविडेंस लेके कोर्ट में जाएं, कोर्ट आपको एक्यूट कर देगी। आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कभी किसी ने ऐसा नहीं किया सर। एक्यूटल की एप्लीकेशन दी है, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ, जो मशवरा मैं दे रहा हूँ कि उस स्क्रीनशॉट के एविडेंस वो कोर्ट में जाएं और कोर्ट को दें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जिन साहब के बारे में बात कर रहे हैं, एजाज इसहाक साहब, ये कानून उनको भी पता है। सो एट एनी स्टेज वो अपनी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटिशन थी उसमें ये बात कह सकते थे कि आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल है, तो आप क्यों नहीं जाते? तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं रेफरेंस पे, जो अंडर आर्टिकल 209 और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी 2005, उसके तहत हमने ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हमने रेफरेंस फाइल किया सरदार एजाज इसहाक खान साहब के खिलाफ। वो क्यों किया है, यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसमें आपके जो मेन कंटेंशन है वो उनका रवैया है, विच इन योर ओपिनियन would have been unbecoming of a high court judge, या उनको कानून को फॉलो ना करने की वजह है? What exactly is the main जो उसका आपका जो कंटेंशन है वो क्या है? किसको सुनाए हाल दिले जार ए अदा, किसको सुनाए हाल दिले जार ए अदा, आवारगी में हमने जमाने की सैर की। अब जो एलिगेशंस जो हमने हमारे जो आर्गुमेंट्स थे उस रेफरेंस के अंदर, वो ये थे कि हमें राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया, ठीक है, दूसरे वकला साहबान को सुना गया है। मुझे जज साहब आखिरी दिन तक ये कहते रहे हैं कि आपको आखिर में सुनेंगे, जबकि मैं उस वक्त लाहौर में मौजूद था, फैसला दे दिया गया और मुझे कहते थे कि आपको आखिर में सुनेंगे और मुझे नहीं सुना गया। हसन मुआविया के वकील कोई एक वीडियो अवाम दिखा दे, प्रोपेगेंडा किया जाता है ये झूठ बोलते हैं, कोई एक मेरी ऐसी वीडियो दिखा दें जिसमें मेन पिटीशन की हद तक मैंने आर्ग्यू किया हो या रिबटल में मैं पेश हुआ हूँ। जब भी हम पेश हुए उन्होंने कहा जी आपको आखिर में सुनेंगे, और आखिर में उन्होंने फैसला दे दिया। ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में फर्स्ट जुडिशल प्रैंक कंसिडर होगा। और इसकी उन्होंने वजाहत भी दी, विच वाज अनदर प्रैंक, कि ये कहना कि आपको नहीं सुना गया आप कमीशन में चले जाएं। भाई आपने सुन के तो फैसला करा था दोनों फरीकों को। नहीं तो अगर यही बात थी कि आपने ये कहना है कि अगर आपको नहीं सुना गया तो आप कमीशन में चले जाएं, सर ये जो मुबैना ब्लास्फेमर्स थे उनके वकीलों के लिए सहूलत मौजूद नहीं। एग्जैक्टली उस वक्त कह देते जानबूझ के, हमारे नज़दीक जानबूझ के एक पब्लिक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए ऑनलाइन प्रोसीडिंग इनिशिएट करवाई गई, उसमें हमें ह्यूमिलेट किया गया,
लॉ के अगेंस्ट जो चीज़ें थी वो उधर की गई, जो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है वो कमिट किया गया सरदार एजाज इसहाक खान साहब की तरफ से। ये वाहिद केस है जिसमें कंप्लेनेंट को जज ही मिलाइन कर रहा है। मसलन देखें, कोर्ट का जो रवैया होता है, वो जो कंप्लेनेंट होता है वो तो विजिलेंट होता है, ठीक है। वो आया, उसने कंप्लेंट दी, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को उसने फॉलो किया है। फॉलो करते हुए उसको स्टेट अप्रिशिएट करती है, ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। लेकिन ये वाहिद पिटीशन है जिसमें जज का रवैया आप तमाम तर वीडियोज़ में देख सकते हैं कि वो मुद्दईयान से पूछ रहे हैं और उनको कोस रहे हैं कि आपको ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई, आपने ये FIRs क्यों करवाई, आपने स्क्रीनशॉट आया था आपने उसको देख के डिलीट क्यों नहीं किया, ठीक है। अच्छा, दो तीन चीज़ें, एक हमें राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया गया सरदार एजाज खान साहब की कोर्ट के अंदर। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है और प्रोसीजरल जस्टिस के भी उसके फॉल करता है कि अगर कोई भी पार्टी अपने कमेंट्स या रिप्लाई जमा करवाती है तो ये मैंडेटरी है जज के ऊपर प्रोफेशनली कि वो उस कमेंट को और रिप्लाई को कोर्ट फाइल का हिस्सा बनाए। क्यों? क्योंकि हमने कोर्ट बैठी हुई है फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। अगर मुझे पता ही नहीं आप मेरे मुखालिफ पेश हो रहे हैं, मुझे पता ही नहीं आपने क्या जमा करवाया, मैं उसका डिफेंस कैसे तैयार करूंगा? लेकिन स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट, स्पेशल ब्रांच जो कि इसमें रिस्पोंडेंट थे नूर फातिमा वाली पिटीशन में, उनसे जज साहब ने इस रिपोर्ट की बाबत, जिसमें ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग कहा गया है और एलिगेशंस लगाए गए हैं नाम नेहाद किस्म के, उनसे इस रिपोर्ट की बाबत कमेंट्स मांगे गए। अब स्पेशल ब्रांच पुलिस ने कमेंट्स जमा करवाए सरदार एजाज खान साहब की कोर्ट के अंदर बीइंग रिस्पोंडेंट। सर, वो कमेंट्स फाइल का हिस्सा नहीं बनाए गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक अदारा जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी पिटीशन चल रही है, उस अदारे ने आपको कमेंट्स जमा करवाए हैं उन एलिगेशंस की बाबत, उस रिपोर्ट की बाबत जो उस पिटीशन की बेस है, और वो रिस्पोंडेंट भी है वो अदारा उसमें। इसके बावजूद भी उस अदारे की रिपोर्ट को, उसके कमेंट्स को जज ने या अदालत ने अदालती रिकॉर्ड का या अदालती फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद सर वो हमें पता क्यों नहीं बनाया। मेरे सामने मौजूद है DIG स्पेशल ब्रांच 24/1/2025 को उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक स्टेटमेंट दी, वो मैं स्टेटमेंट पढ़ना चाहूँगा। जाहिर बात है DIG अगर ये वाली स्टेटमेंट, ये वाला स्टांस ले रहा है कि ये सोर्स बेस्ड रिपोर्ट है और इसके जो कंटेंट्स हैं उसको हमने वेरीफाई नहीं किया, वो ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, तो फिर अदारा इसके खिलाफ तो नहीं जा सकता ना। एक सब इंस्पेक्टर, DSP, SP इस स्टांस के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता। तो इस अदारे ने लाहौर हाई कोर्ट की वजह से इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही रिपोर्ट जमा करवाई होगी कि जी ये सोर्स बेस्ड रिपोर्ट है, अनऑथेंटिक है, अनवेरीफाइड है, बात खत्म, पिटीशन तो उधर ही खत्म हो जानी थी। इस वजह से जानबूझकर हमारे नज़दीक जो कमेंट्स हैं स्पेशल ब्रांच के, सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने वो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया और हमें उसकी कॉपी भी नहीं प्रोवाइड की गई। जब आप अगले बंदे को कॉपी ही नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो अपना डिफेंस कैसे तैयार करेगा? और ये वाक़या आइसोलेशन में नहीं है, ऐसे और भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि जब कुछ चीज़ अदालत में हुई, प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनी, लेकिन उसको केस फाइल का हिस्सा नहीं बनाया गया। एक वाक़या जो मेरे जहन में आ रहा है, आप उसकी तस्दीक या तर्दीद कर सकते हैं, कि जब हादी अली चट्टा साहब के हवाले से ये खबर उन्होंने बताई कि मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की गई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उस वक्त जो वहाँ पे पुलिस के अफसरान को बुलाया गया जिन्होंने आके कन्फर्म किया कि चट्टा साहब जो बात कह रहे हैं वो फैक्चुअली इनएक्यूरेट है, फ्रैंकली झूठ बोल रहे हैं, तो उस दिन की ऑर्डर शीट में उनका बयान भी शामिल नहीं किया गया, विच वाज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कि आपकी इसी पॉइंट के अंदर इस चीज़ का भी जिक्र मौजूद है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट को जो बीइंग रिस्पोंडेंट उन्होंने जमा करवाई, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। उसके बाद जो सर मैं क्या क्या बताऊं, हसन मुआविया साहब के और उनके भाई के खिलाफ ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने पोस्टें की सोशल मीडिया के ऊपर। हसन मुआविया ने वही उसकी उन पोस्टों की बुनियाद के ऊपर NCCI में एप्लीकेशन दी कि इसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट की जाए कि इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं हमारे ऊपर। NCCI ने सर 1 या 2 नोटिस भेजे हैं, ना उन्होंने अरेस्ट किया है, ना उनके ये प्रोसीजर में शामिल है, ना ही ऐसा वो कर सकते हैं। हादी अली चट्टा साहब ने झूठ बोला और उन्होंने एक कंकॉक्टेड स्टोरी जज साहब को सुना दी और 1.5 सफ़े का ऑर्डर निकलवा लिया कि जो DG ऑपरेशंस हाज़िर हो, रिपोर्ट जमा करवाए, और उसके बाद DG NCCI हाज़िर हो, वो रिपोर्ट जमा करवाए, और उसके बाद इन चैम्बर ऑर्डर हुआ है। अब होता यह है कि जब आप कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा बनते हैं
तो दोनों तरफ से वकला साहबान मौजूद होते हैं। अगर आपने एडजर्नमेंट भी लेनी होती है तो विद कंसेंसस ऑफ बोथ पार्टीज़ आप कहते हैं ठीक है, द केस इज़ बीइंग एडजर्न्ड। उस दिन जिस दिन ये ऑर्डर हुआ है जज साहब के चैम्बर के अंदर, उस दिन तारक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में एक बेल आर्ग्यू हो रही थी। राव साहब और हम सारे वकला साहबान उधर मौजूद थे, दूसरी पार्टी के भी वकला साहबान जहांगीरी साहब की कोर्ट में मौजूद थे। इधर से केस कॉल हो गया खान साहब की कोर्ट में, तो उन्होंने कहा जी कि वो तो सारे उधर मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी फिर एडजर्न कर दें केस। जी उन्होंने कहा जी एडजर्न कर दें, वकला साहबान मौजूद नहीं है दोनों तरफ से। उन्होंने कहा जी ठीक सर, केस ओपन कोर्ट में लाइव प्रोसीडिंग मौजूद है, केस वाज एडजर्न्ड इन ओपन कोर्ट। जी ठीक है। उसके 1.5 घंटे बाद उसी दिन ऑर्डर आ जाता है। चट्टा साहब जाते हैं जज साहब के चैम्बर में और 1.5 सफ़े का ऑर्डर आ जाता है जिसमें डायरेक्शन हो जाती है जी डीजी ऑपरेशंस को भी, डीजी एनसीसीआई को। फॉर एब्सोल्यूट क्लैरिटी, जिस ऑर्डर में जज साहब ने लिखा था कि चट्टा साहब ने उन्हें ये बताया है कि उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई है, जिस वक्त का वो बता रहे थे उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की गई है, आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त वो एक साथ वाली अदालत में मौजूद थे? उस वक्त वो एक साथ वाली अदालत में मौजूद थे और उस दिन ये ऑर्डर हुआ है जिस दिन जज साहब ने ओपन कोर्ट में केस एडजर्न कर दिया है। एडजर्न करने के बावजूद इन चैम्बर ऑर्डर करना, डज इट मेक सेंस? नो, सर्टेनली नॉट। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ये प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट नहीं है तो क्या है? उसके बाद ये जो ऑर्डर हुआ, अगली समाअत के दौरान इस्लामाबाद पुलिस पेश हुई, एनसीसीआई वाले पेश हुए, उन्होंने रिपोर्ट अपनी जमा करवाई या कमेंट्स जमा करवाए। उन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक ही नहीं है हादी चट्टा साहब से या मान मजारी साहब से, हमने इन्हें क्यों अरेस्ट करना है? हमारी तो इंक्वायरी स्टेज के ऊपर है, अभी तो हमने फर्स्ट या सेकंड नोटिस सर्व किया है। उनका एनसीसीआई का बड़ा लेंथी प्रोसेस है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और टू इंश्योर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। तो उन्होंने भी यही जमा करवाई रिपोर्ट्स वगैरह, वो रिपोर्ट्स भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये भी आपके रेफरेंस में शामिल है? ये रेफरेंस के अंदर शामिल है। ठीक। नंबर 3, हमारे खिलाफ लफ्ज विजिलेंटी का इस्तेमाल किया गया है। पूरी पिटीशन डिसाइड हो गई है, पूरी पिटीशन डिसाइड हो गई है टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रेयर दैट हैज बीन मेड बाय पिटिशनर्स। इसी वजह से हम आईसीए में गए हैं ना। पूरी पिटीशन डिसाइड हो गई है, लेकिन जो सीएम हमने दायर की कि हमारे नाम के साथ यानी कि हसन मुआविया के नाम के साथ जो लफ्ज़ विजिलेंटे का इस्तेमाल किया है जज साहब ने, इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो डेफिनेशन जज साहब कह रहे हैं वो वैसी नहीं है। मैंने आर्ग्यू किया, उसमें रोस्टर पे मेरी वीडियो मौजूद है। उन्होंने कहा जी क्या इसका मतलब है, आप नेगेटिव मतलब उठा के ले आए हैं, एक लफ्ज़ के हज़ारों मतलब हो सकते हैं। मैंने कहा जी एक लफ्ज़ के हज़ारों मतलब होंगे, लेकिन इस लफ्ज़ का एक ही मतलब है, वो ये है कि कोई अफराद का ऐसा गिरोह जो जिसकी कोई कानूनी शनाख्त ना हो और वो लोगों को मावराए अदालत, मावराए कानून सज़ा व जज़ा का तयन करे। सर ये लोग, हसन मुआविया तो एज़ पर लॉ उसने एप्लीकेशन दी है, एनसीसीआई में पर्चा करवाया है, तो ये विजिलेंटी है या विजिलेंट है? तो ये उसमें भी चीज़ शामिल है, ये भी शामिल है। उसके बाद जज साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि आप नाम ख़त्म कर दें, नाम के साथ जो लफ्ज़ विजिलेंटी का इस्तेमाल है। मैंने कहा जी देखेंगे, अभी तक वो डिसाइड नहीं हुई। सीएम मेन केस हो गया है लेकिन सीएम डिसाइड नहीं। इससे एक मलिशियस जो अप्रोच है उसका भी समझ आती है कि जज साहब कितने बाइस्ड थे, कितने मुतासब थे। देखें आपने एक दो लफ्ज़ों का ऑर्डर ही तो करना है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि लॉ की कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं है जिसमें दूसरा मतलब इस लफ्ज़ का मौजूद हो, लेकिन जज साहब मानने से इनकार है और खुद साख्ता डेफिनेशन कर रहे हैं कि इसका मतलब तो विजिलेंट है। भाई अगर आपको वकील असिस्टेंस के लिए मौजूद होते हैं ना रोस्टम पे, अगर मैं आपको असिस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि विजिलेंटी का मतलब ये है, पूरी दुनिया की मैंने डिक्शनरीज की डेफिनेशंस इस लफ्ज़ की मैंने सीएम के साथ लगाई हैं, इसके बावजूद भी अगर आप मानने से इनकारी हैं तो फिर ये तासुब क्या आखिर का लेवल है। इस पे मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, इसमें रेफरेंस में क्या जज साहब ने जिस तरह से जो लॉ को ट्रीट किया है उसका भी कोई हवाला है? पर्टिकुलरली मेरा क्वेश्चन जो है वो मैं उसी पे आता हूँ जी। उसमें आप राजा साहब देखें कि अगर एक पार्टी अग्रीव्ड पार्टी है किसी ऑर्डर से, तो ऑर्डर के खिलाफ क्या होगा? अपील होगी, अपील ही होगी ना, नई पिटीशन तो नहीं दायर होगी। एनसीएचआर की रिपोर्ट के अंदर उसका जो ऑर्डर था एनसीएचआर का, उसके अंदर जीआईटी रिकमेंड की गई खुद इन केसेस के ऊपर। वो हम भी जीआईटी इसलिए चाह रहे हैं कि उसकी 163 की उसकी रिपोर्ट की हैसियत हासिल और सज़ा व जज़ा का तयन होगा अगर बिजनेस गैंग है या ब्लास्फेमर बिजनेस या ब्लास्फेमर प्रोटेक्शन गैंग है।
वो खैर बजाय इसके एनसीएचआर के ऑर्डर के अगेंस्ट ये जाते या उसका स्कोप तलाश करते कि हम किस तरह इस ऑर्डर को चैलेंज करके हम आगे मूव कर सकते हैं, इन्होंने एक नई पिटीशन दायर कर दी फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंक्वायरी कमीशन ऑन द केसेस जिनके ट्रायल वो अभी तक अदालतों में चल भी रहे हैं और जिनमें सज़ा और जज़ा का तयन भी हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट से उनकी ज़मानतें भी खारिज हो गई हैं और उनको सज़ा भी हो चुकी है। उनके ऊपर भी इन्होंने कमीशन का मुतालबा कर दिया। अब अच्छा। होना तो ये चाहिए था कि एनसीएचआर के ऑर्डर के अगेंस्ट ये एक अपील में जाते या उसका कोई और रेमेडी तलाश करते, उसका जो भी अल्टरनेट फॉर्म या रेमेडी मौजूद थी। बजाय इसके ये उधर जाते, इन्होंने हमारे नज़दीक सारी चीज़ें मैनेज हुई। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के ऊपर जिसको डीआईजी खुद ही इनहराफ कर रहा है उसके कंटेंट की अथेंटिसिटी से, सच्चाई से, वेरिफिकेशन से, उस रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने एक नई पिटीशन दायर कर दी। यानी कि वो जो ऑर्डर था एनसीएचआर की रिपोर्ट का, उसके खिलाफ तो ये गई नहीं है। तो इनको चाहिए था कि उधर जाते बजाय के नई पिटीशन आते। पिटीशन में भी जज साहब को चाहिए था कि वो कहते कि ये मेंटेनेबल है ही नहीं एनसीएचआर की वो रिपोर्ट, वो जो खुद झूठ से बड़ी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट मौजूद है, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके खुद बीइंग रिस्पोंडेंट रिप्लाई जमा कराया कि हमारी तो ये डोमेन ही नहीं है कि हम इस तरह के केसेस के ऊपर विदाउट परमिशन, विदाउट नोटिफिकेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट हम इसके ऊपर कोई इंक्वायरी कॉन्डक्ट करें। हमने तो कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं बनाई। इज इट एट ऑल पॉसिबल कि जो एनसीएचआर है उन्होंने किसी स्टेज पे अपने उस फैसले को विड्रॉ कर लिया हो? किस फैसले को? जो उन्होंने जीआईटी जिसमें ऑर्डर की नहीं, वो तो आखिरी सतह तक वो डिफेंड करते रहे, आखिरी हद तक वो डिफेंड करते रहे, क्योंकि वो भी रिस्पोंडेंट थे ना इस केस में। ये और बात है कि उनका जो नुमाइंदा था वो पिटिशनर्स की तरफ से खड़े होकर आर्गू करता रहा। उसमें ये but मैं तो सारी प्रोसीडिंग्स में था। उसमें ये हुआ था कि जब इनको पता चला, ये मुबैना ब्लास्फेमर्स के या पिटिशनर्स के वकला साहबान को पता चला कि इतना बड़ा हमने ब्लंडर कर दिया है कि एनसीएचआर के ऑर्डर के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट का जिक्र है, उसी बुनियाद के ऊपर इन्होंने पिटीशन के अंदर भी वो पैराग्राफ ऐड कर दिया कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मौजूद है इनके खिलाफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट भी मौजूद है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो को इन्होंने पार्टी बना दिया मेन पिटीशन में। जब उनके कमेंट्स आए तो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर ये फंस गए खुद ही। फिर इन्होंने रोस्टम पे आके कहा जी कि हम ये वाला जो पैराग्राफ है ये हम वापस लेते हैं, विड्रॉ करते हैं। दैट पार्ट वाज कॉमिकल। अच्छा, एक चीज़ जो ज़ाती तौर पर मेरी बहुत दिलचस्पी है, इसलिए कि मैं कानून का ये हिस्सा मेरे दिल के बड़े करीब है, मैं इसको पढ़ाता भी रहा हूँ, कि आप जो प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस है उसको आप हाउ डू यू ट्रीट दैट? फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग जो हमारा कानून शहादत है 1984 का जो ऑर्डर है उसमें ये बात क्लियर है कि जो डिजिटल एविडेंस होगा उसके पीछे माहिरीन होंगे, वो अदालत में अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे तो आपसे ट्रीट करेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि कालादम अखबार है, लिटरली गटर प्रेस, उसमें एक ख़बर, एक वीडियो चलती है सीसीटीवी, ये फ़लाँ कॉलेज के सामने की, फ़लाँ यूनिवर्सिटी के सामने की है, और अगले दिन वो अदालत में पेश कर दी जाती है और अदालत ये नहीं पूछती कि 1 साल से भी पुरानी सीसीटीवी फुटेज, जो कि कोई भी आप डीवीआर ले लें तो उससे 14 दिन 28 दिन का टाइम होता है कि उसके बाद वो वीडियो ख़त्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है। उस टाइम के अंदर किसने उसे एक्सट्रैक्ट किया, किस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पे आपने उसे मेंटेन किया? अदालत का अपना एक स्टैंडर्ड है, आईएसओ स्टैंडर्ड था, और ईमान मज़ारी साहब ने आईएसओ पे बड़ा लेक्चर भी दिया था अदालत ईमान में। मज़ारी साहब ने जो लेक्चर दिया था वही वक्त हमें दे दिया जाता तो हम शायद कोई काम की बात उसमें कर लेते। मैं अपना सवाल पूरा कर रहा हूं। सर मैं नहीं जी, आपको बोलने दूंगा। अच्छा। राजा साहब आपने बात ही वो ऐसी आपने एक कर दफा दी। कहा था कि सानू इजाज़त साहब भी नहीं बोलने देते, कोई भी नहीं बोलता। यूनाइटेड नेशंस के कोई ऐसे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद नहीं हैं जी, जी। जो डिजिटल एविडेंस के ऊपर मौजूद हों। अच्छा। रिसर्च आर्टिकल्स लाखों हो सकते हैं एक टॉपिक के ऊपर, तो क्या आपको ये ज़ेब देता है कि आप अदालत के अंदर आप वो रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते जा रहे हैं, आप दूसरों का टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, अदालत का टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं। ओपिनियन तो और रिक्वायरमेंट है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सपर्ट जी, ओपिनियन तो एक्सपर्ट ओपिनियन रिक्वायरमेंट बिल्कुल है। है। तो ये कैसे करते रहे कि फैक्ट फोकस से एक वीडियो डाउनलोड की, उनको बताया ये देखें जनाब, और आगे से जज साहब कह रहे हैं आपको तो एफआईए में होना चाहिए था, जबकि हमारा कानून शहादत क्लियर है कि आप इसे नहीं एंटरटेन कर सकते। अब ये तासुब नहीं है तो इनकॉम्पिटेंस है, बिकॉज हाई कोर्ट का जज उसे तो आप ये तवक्को नहीं कर सकते।
आप हाई कोर्ट के जज से ये तवक्को कर सकते हैं कि ज़िमनियाँ उनके सामने पड़ी जाए। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। कहते चड्ढा साहब ये ज़िमनी आपके पास कहाँ से आई? कहते हैं फैक्ट फोकस की वेबसाइट। कहते हैं ओके। अच्छा, ज़िमनियों के बारे में ये जो सेक्शन है 172 हम्म, सीआरपीसी, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कंसर्न्ड आईओ है वो पढ़ सकता है अपनी याददाश्त को दोहराने के लिए, उसको चीज़ों को, कंटेंट्स को याद करने के लिए, या वो जज जिसके पास ट्रायल चल रहा है हम्म, या उसके पास इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, तो फिर वो ज़िमनियों को पढ़ सकता है, वरना उसको सही, कोई नहीं पढ़ सकता। वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, वो ठीक, पुलिस का है। हम्म, ठीक है। इसके बावजूद भी हादी अली चट्ठा साहब वो रोस्टम पे आके ज़िमनियाँ पढ़ते रहे हैं। हम्म, और जज साहब तमाशा एक्सेप्ट करते कानून रहे का। हैं। जी। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो ये आपके रेफरेंस में जो सीधा-सीधा चीज़ें हैं हमने देखी हैं कि ये हैं। अब इसका फर्दर प्रोसेस बताएँगे कि फ्रॉम हियर ऑन कानून का प्रोसेस क्या है? इसको फर्दर देखा जाएगा, एवेलुएट किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो उनके अपने मैकेनिज़्म है कि वो उसके ऊपर मीटिंग रखेंगे और देखेंगे कि ये इस काबिल है कि इसको आगे एंटरटेन किया जाए या नहीं। ठीक तो है। अगर उनको महसूस हुआ कि इसमें कोई मिसकॉन्डक्ट मौजूद है या इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल या मुतअस्सिबाना रवश सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब ने वो रवा रखी हमारे ख़िलाफ़, तो वो बिल्कुल इसको इसमें नोटिस करेंगे पार्टीज़ को और सुना जाएगा बाकायदा, और फिर इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। और वो एक्शन जो है वो उस इट एक कैन बी इन एनी फॉर्म। राइट, इन एनी फॉर्म। यस। ओके, दैट्स फेयर इनफ। चलें, उसका भी एक प्रेसिडेंट सेट होता हमें नज़र आएगा। इस पे अगर आप मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें रेफरेंस वाले पार्ट में तो ज़रूर बताइए। अदरवाइज़ मैं जो डीबी है उसके फैसले उस पे मैं कुछ बात करना नहीं, चाहूँगा। इसके ऊपर तो यही है हमारी प्रेयर। जैसे मैंने चीज़ें बता दी कि राइट ऑफ डिफेंस नहीं हमें दिया गया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो बीइंग रिस्पोंडेंट उन्होंने जमा कराई, उसको जज साहब ने कोर्ट फाइल का हिस्सा ही नहीं बनाया। उसके बाद जिस दिन ओपन कोर्ट में केस एडजर्न किया गया, बजाय इसके जज साहब अगले दिन ऑर्डर करते कोई ना कोई, एडजर्नमेंट वाले दिन हमें कहा गया जी केस एडजर्न हो गया, जबकि अंदर जाके हादी अली चट्ठा साहब ने 1.5 सफ़ात का वो ऑर्डर करवा लिया कि हमें अरेस्ट किया गया है। उसके बाद अरेस्ट की बाबत जो कैपिटल पुलिस ने या एनसीसीआईए ने रिपोर्ट जमा करवाई कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने इस बंदे को क्यों अरेस्ट करना है, उसको भी कोर्ट फाइल का हिस्सा नहीं बनाया गया और हमें उसकी कॉपीज़ प्रोवाइड नहीं की गई। उसके बाद हमारे खिलाफ, यानी कि हसन मुआविया के खिलाफ जो मेरे क्लाइंट थे, उनके खिलाफ लफ्ज़ विजिलेंटे का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा करो जो मावराए अदालत, मावराए कानून सही, लोगों को सज़ा व जज़ा का तयन करे। तो जज साहब को ये बताया गया कि इसकी ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन वो बज़िद रहे और खुद साख्ता डेफिनेशन की बुनियाद के ऊपर आज तक हमारी सीएम को, विजिलेंटी के सीएम को डिसाइड नहीं किया। प्रेयर की हद तक पूरी पिटीशन डिसाइड कर दी गई है। ठीक, ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमने प्रेयर की है कि इनको इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने की वजह से इनको जुडिशल वर्क से रोका जाए जब तक ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस रेफरेंस को फाइनली डिसाइड नहीं करती। उसके बाद अगर ये साबित हो जाता है तो इनको नौकरी से निकाला जाए और ओके, इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाए। इट्स फेयर इनफ। गोइंग टू हिज डिसीजंस, जिस पे जो आपने आईसी एक फाइल की थी और डिविजनल बेंच ने इनके फैसले को सस्पेंड कर दिया, उसके अंदर जो फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज थी, क्या वो इस लायक हैं कि कोई रेफरेंस उस पे दायर किया जा सके या आपने उसको शामिल किया? मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने बीच में कुछ ऐसी बातें लिखी जिनका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं था या हकीकत में ऐसी हुई नहीं। एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात मिसाल के तौर पे जो उन्होंने कहा कि एक सीसीटीवी मेरी अदालत में चलाई गई जिसमें एक बाप लीक कर रहा है। वो आम तौर पे तासुर यही है कि ऐसी कोई वीडियो नहीं चलाई गई, यानी जस्ट मेड अप दैट फैक्ट। तो जो इस तरह से जज फैक्ट्स को खुद मेकअप करता है, यानी वो झूठ बोल रहा होता है ना, तो क्या इन चीज़ों के खिलाफ भी रेफरेंस हो सकता है? क्योंकि आपने जो भी समरी बताई है उसमें ये शामिल नहीं है। ये चीज़ें देखिए उसमें इसलिए ये शामिल नहीं की गई कि जो आईसीए है उसके अंदर हम पहले ही जा चुके हैं और ऑर्डर जो उन्होंने जज इसहाक़ खान साहब ने दिया था वो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है। ठीक, टेम्परेरीली हुआ है, नेक्स्ट डेट के ऊपर इंशाल्लाह वो फाइनली वो सस्पेंड ही होगा। और उसमें एफआईए, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि उन्होंने भी, वो भी आईसीए में गए हैं कि जज साहब को ये जो ऑर्डर है ये ठीक नहीं है। राइट, ओके, यानी कि वो एक सेपरेट मैटर जो है वो जी जी। उसके फैसले के जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर वो चल रहा है। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया, ये मामला हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, ये आजकल जैसे सारा ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग भी और जो वकला हैं, जो एक्यूज्ड हैं ब्लास्फेमी के, ये सारा एक मामला फिर गर्म होता नज़र आ रहा है। रिसेंटली
एज वी आर रिकॉर्डिंग आजकल के दिनों में ही ईमान मज़ारी साहिबा ने एक ट्वीट किया है राव अब्दुल रहीम साहब के हवाले से, एंड नॉट टू माई सरप्राइज एज इट फॉल्स विद इन माई एक्सपेक्टेशंस, उन्होंने वही स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट, उसका इंग्लिश वर्जन जो है वो, उसकी एक स्नैपशॉट लगा के कि ये कितना ख़तरनाक आदमी है और ये अब इलेक्शन लड़ रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। आई मीन, डू दे जस्ट नॉट नो कि उस रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है, और डू दे जस्ट सिंपली डोंट केयर अबाउट द ट्रूथ? राजा साहब, मेरे ख्याल में ब्लास्फेमर्स प्रोटेक्शन गैंग के पास अब स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अलावा कोई बेचने के लिए छुरन मौजूद नहीं है। अब इलेक्शन आ रहे हैं, हकीकत में जो ईमान मज़ारी साहिबा ने बात की है, ये ट्वीट आप बता रहे हैं की है, दरअसल मेरा ये ज़र्फ़ नहीं है कि मैं किसी वकील के बारे में कोई सख्त जुमला कहूँ। वो मेरी बहन है, वो हमारे भाई हैं हादी साहब, सारे वकला साहबान हमारे माथे का झूमर हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब चूँकि इलेक्शंस आ गए हैं इस्लामाबाद में वकला साहबान के, तो कुछ सियासी मजबूरियाँ भी होती हैं, कुछ पेट सबको लगा हुआ है, बाहर से फंडिंग शंडिंग भी आनी होती है, उसकी भी मजबूरियाँ होती हैं। तो इस तरह के फिर चुटकुले तो जारी रहने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है, जो ईमान मज़ारी साहिबा ने बात की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट की, अब बात करते हैं कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुतल्लिक उसी अदारे का DIG क्या कह रहा है। राव साहब के ऊपर जो एलिगेशंस गए उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। लाहौर हाई कोर्ट में 24/1/2025 को DIG स्पेशल ब्रांच वो पेश होते हैं, उनसे इस्तफसार किया जाता है या उनसे पूछा जाता है कि ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जिसमें राव अब्दुल रहीम और दूसरे लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि कुछ मुकदमात पिंडी इस्लामाबाद की हद तक वो उन्होंने दर्ज करवाए हैं और उसमें ब्लास्फेमियस इंट्रैपमेंट और एक्सटॉर्शन और नेक्सस है FIA के साथ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और कोई रिपोर्ट है, कोई एविडेंस है तो वो हमारे साथ शेयर करें। ये रोस्टम पे मैं भी उस दिन हाई कोर्ट मौजूद था। फैसल अली राजा साहब ने जो कमेंट्स दिए वो जज साहब ने ऑर्डर शीट के ऊपर वो तहरीर करवाए, वो सुनिएगा। फैसल अली राजा, DIG स्पेशल ब्रांच, entered appearance on behalf of Additional Inspector General of Police Special Branch Lahore as a respondent number 7. Faisal Ali Raja, DIG was confronted with the questions that whether the special branch at its own level made any effort to verify the contents of the source report before dispatching it to the concerned quarters, and he candidly conceded by giving answer in the negative. Next, very important, Faisal Ali Raja, DIG added that the report was entirely based upon the source information. ये सोर्स इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर रिपोर्ट थी जिसकी अथेंटिसिटी नहीं होती, ना कि इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद के ऊपर थी। एंड द स्पेशल ब्रांच नाइदर वेरीफाइड इट्स करेक्टनेस nor conducted any probe to ascertain truths behind it. He further added that for the purpose of verification of the contents so received from the source, a report was prepared and dispatched to the office of DG FIA for further investigation. इसमें DIG स्पेशल ब्रांच खुद इस रिपोर्ट की बाबत जिसमें एलिगेशंस लगाए गए हैं, पहली वो बात कर रहे हैं कि ये सोर्स बेस्ड रिपोर्ट है। सोर्स बेस्ड रिपोर्ट की कोई अहमियत कानून की नज़र में नहीं होती। आपने प्रोपोगंडा करना है, आपने डॉलर शालर छापने हैं, बाहर से लेने हैं, लोगों को आपने मुल्ज़मान को छुड़वाना है नकाइस की बुनियाद के ऊपर, या उनके जुर्म से जो इर्तिकाब जुर्म है उनसे इनहराफ करवाना है नकाइस की बुनियाद के ऊपर, जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, वो एक और बात है। वो आपके पेट के मसले हो सकते हैं, वो और बड़े मामलात हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ें होती हैं। लेकिन DIG फैसल राजा स्पेशल ब्रांच, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आके जब उनसे पूछा गया कि वो एलिगेशंस के अगेंस्ट आपके पास क्या एविडेंस मौजूद हैं लेके आए कोर्ट में, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये तो सोर्स बेस्ड रिपोर्ट थी, रिलायबल है ही नहीं। उसके बाद जो कंटेंट्स थे स्पेशल ब्रांच की उस रिपोर्ट के, जिनको पॉइंट आउट कर रही हैं ईमान मज़ारी साहिबा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिटीशन भी उसकी बुनियाद के ऊपर थी, उसके कंटेंट्स को कह रहे हैं कि ना तो हमने वेरीफाई किया है और ना ही हमने सच्चाई तलाश करने के लिए कोई प्रोब किया है। फर्दर हमने बात ख़त्म होगी। इसका मतलब है स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट की जो अहमियत है वो सिफर है। ठीक है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है उसके ऊपर बात करना। अब फैसल अली राजा DIG स्पेशल ब्रांच वो फर्दर ये कह रहे हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने ये मामला, ये रिपोर्ट रेफर कर दी DG FIA को। अब देखते हैं कि DG FIA को जब लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया तो
तो उन्होंने इसी पिटीशन के अंदर अपना रिप्लाई क्या जमा करवाया, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने जमा करवाया मौजूद है। उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने जो स्पेशल ब्रांच पुलिस है उनसे कहा कि आपके पास कोई एविडेंस मौजूद है इन लोगों के बारे में, राव अब्दुल रहीम है या और जो लोग हैं जिनको अलेज्ड ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग कहा जाता है, कोई आपके पास ब्लास्फेमियस इंट्रैपमेंट या एक्सटॉर्शन या नेक्सस विद एफआईए, आपके पास कोई सबूत मौजूद है जो आपने रिपोर्ट बनाई है तो आप हमें दें, हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। उन्होंने किसी किस्म का सबूत नहीं दिया। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद स्पेशल ब्रांच ने ना सिर्फ किसी किस्म का सबूत दिया है, बल्कि उन्होंने ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जो कमेंट्स जमा करवाए एफआईए ने, कि फेसबुक से स्क्रीनशॉट उतार के वो भेज दिया हमें, जी इसको प्रूव करें। अब उसको वो क्या प्रूव करते हैं? इन शॉर्ट ये है कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अगेंस्ट जो एफआईए की इंक्वायरी थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, क्योंकि उसमें कोई एविडेंस होगा तो चलेगा। आपका प्रोपेगेंडा आवाम में, सोशल मीडिया में या सरदार एजाज खान साहब की अदालत में तो चल सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसने तो फाइल के पेट के मुताबिक फैसला करना है ना, जो एविडेंस बेस्ड चीज़ें हैं उसको लेके चलना है। तो ये इसलिए ये जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और ये जो आपने कहा चूरन, आई थिंक दैट्स वेरी एप्ट वर्ड है कि बार बार ये पहले भी जो इन्होंने पॉडकास्ट वगैरह अपनी की, जो इंटरव्यूज़ दिए टेलीविजन और प्रोग्राम, एक ही बात के स्पेशल ब्रांच। और इस्लामाबाद में तो अब इलेक्शन की एक फिजा चली हुई है ना, तो उस हवा के अंदर ये चूरन अच्छा बिक सकता है। वो वोट शोट भी लेने हैं, तोड़ने हैं, और राव अब्दुल रहीम साहब को हराना भी है, प्रोपेगेंडा भी करना है। तो ये तो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं जो बाहर से इंजेक्ट की गई हैं, तो वो चल रही हैं। कभी रियासती अदारों के खिलाफ ये मशीनें काम करती हैं, कभी मेरा 19 से 20 हज़ार मेरा पंजाबी बलूचिस्तान की धरती के ऊपर पंजाब के डोमिसाइल की वजह से या शनाख्ती कार्ड की वजह से शहीद कर दिया गया है बीएलए की तरफ से। उसके कभी ये लोग उसकी मजम्मत नहीं करेंगे, कभी उसके लिए ये लोग ये बाहर नहीं निकलेंगे, सड़कों के ऊपर नहीं निकलेंगे। आर्मी के हक में देखें, आर्मी अगर ऑपरेशन कर रही है बलूचिस्तान में, वो शहीद हो रहे हैं हमारे जवान, उनके लिए आज तक इन्होंने कोई मुजाहरा किया या कभी कोई इन्होंने बयान दिया? ऐसा कोई आप रविश इन्होंने नहीं बरकरार रखी। उसके बाद मेरा ये वकालत में मुझे जेब नहीं देता मैं किसी वकील के खिलाफ बात करूं, लेकिन इनको जेब देता है। मैंने आज तक ईमान मजारी, हादी चट्टा के ऊपर कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरा ये ज़र्फ नहीं है, हम इतने कम ज़र्फ नहीं है। लेकिन नहीं फैक्ट्स के ऊपर। लेकिन अब देखें, हादी चट्टा साहब ने मतीउल्लाह को शायद इंटरव्यू देते हुए जो थे कामरान मुर्तज़ा साहब, उनके बारे में कहा कि पता नहीं वो कैसे आर्ग्यू कर गए हैं डीबी के अंदर, हमें तो समझ नहीं आती, इतने सीनियर लोग हैं, ये क्या इस तरह की बातें करना कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। उसके बाद राव साहब के बारे में, उसके बाद और वकला साहबान के बारे में ये जो रविश इन्होंने शुरू की है और बरकरार रखी है, ये कोई अच्छी नहीं है। हमें जो ब्लैक कोर्ट है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोर्ट के अंदर आपका केस है, आप उसको कॉन्टेस्ट करें। आपने किया, जैसे भी जज को मैनेज किया, आप ज़िम्नियाँ पढ़ते रहे, आपने डिजिटल एविडेंस के ऊपर आप पता नहीं क्या क्या आपने सुना दिया, लेकिन कम से कम आपको वकील की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, आपके इलेक्शन आ रहे हैं, आपकी भी मजबूरियाँ, जिस तरह सियासतदान पहले सारे इकट्ठे खाने खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे की महफिल में जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन करीब होते हैं उसके बाद वो दंगल शुरू हो जाता है। तो ये वकीलों में ये दंगल या सियासी या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये जेब इनको नहीं देता। बाकी डॉलर शॉलर आपके लगे हुए हैं तो उनको वो चूरन बिक रहा है, अब उसको बेचें। अच्छा, अब मैं आपको आखिर में, बिल्कुल आखिर में थोड़ी सी मुश्किल पोजीशन में डालने लगा हूँ, इसलिए कि एक तरफ तो आपका फ्रॉम द व्यू पॉइंट कि आप केस में एक तरफ हैं, वो एक तरफ है, पर ओवरऑल जो लीगल फ्रेटर्निटी है आप उसका हिस्सा तो हैं। तो मैं एक शिकवा रखना चाहता हूँ, अगरचे आप ये कहें कि आपका ऐसे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तो फ्रेटर्निटी के मेंबर से बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि ये इनको जेब नहीं देता, चले बयानबाजी है, गलत है, नहीं देता, लेकिन वायलेंस इंसाइट करना, धमकियाँ देना, आपके कोलीग उस्मान बड़ाइश साहब सोशल मीडिया पे मुझे थ्रेटन कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब को बीच में ला के कि आपका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, टू क्लीन पीपल अप, जस्ट लुक एट हिम एज वेल। ये सर ये कौन सी वकालत है? क्या आर्गूमेंट्स ख़त्म है, अदालत ख़त्म है, मैंने कुछ गलत कहा है, मुझ पे केस करें, मेरा राइट होगा, वहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ। होपफुली इजाज़त साहब की अदालत नहीं होगी वो, जहाँ वो ऐसी होगी जहाँ मुझे बात करने की इजाज़त होगी, मैं बात कर सकूँगा। ये एक तरीक़ाकार है। बट इज़ इट रियली
जस्टिफाइड, इज इट नॉट अनबिकमिंग ऑफ अ हाई कोर्ट लॉयर कि आप ओपनली आप वायलेंस इंसाइट कर रहे हैं? तो ये शिकवा मेरा आपसे रहेगा, आप जो मर्जी नहीं, कहें। शिकवा तो फिर जवाब शिकवा भी आएगा कि उस जी, ईमेल का या उस पोस्ट का मुझे तो नहीं पता है। अगर जी। उन्होंने किया, उस्मान वड़ाई साहब वो भी हमारे भाई जैसे हैं। कराची बार ने कंडेम किया है इस बात को बतौर बाकायदा। वकील वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये ऐसा कोई फ़िक्रा आपके बारे में बोला है, तो उसकी मज़म्मत होनी चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कराची बार ने उसकी मज़म्मत भी की है, जी, तो बिल्कुल। हम भी मज़म्मत करते हैं। हम तो रूल ऑफ़ लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की बात करते हैं और हम इक्वालिटी की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 4 यही कहता है कि आपने ऑल एंड सन्ड्री मस्ट बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो लॉ तो आपके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है, ऑफिसर ऑफ लॉ नहीं कर रहा इक्वालिटी की बात ना। करता है। ऐसा प्रॉब्लम, लॉ तो कर रहा है लेकिन तो ऑफिसर ऑफ लॉ नहीं कर रहा। अली चंगेज़ी संधू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले किसी लीगल पॉइंट पे। थैंक यू।